वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 11 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए प्रारंभिक पीटी परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। आज भी बहुत जगह है, कल भी है, तो अग्रिम शुभकामनाएँ। तो चीज़ों को, पर्व त्यौहार को मनाते हुए भी आगे बढ़ते रहिए, स्टडी लगातार करते रहिए ताकि अंतिम परिणाम जब तक न मिल जाए तब तक आप लोग इस निरंतर कार्य को करते रहे। साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और पुराने नए दोनों लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि और भी हम लोग बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सके। जो भी आपका सुझाव, जो अमूल्य सुझाव होगा उसे शामिल किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आप लोग को कोई सुधार चाहिए तो। आज के न्यूज़पेपर में बहुत से पीटी फैक्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को यहाँ से मिल जाएगा और साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू और बहुत से टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें से महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा उसे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। साथ ही साथ वेबसाइट www.yuktiis.in आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जो भी फ्री टेस्ट है आप लोग फ्री टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही पेड टेस्ट अवेलेबल है, जैसे 299 में 2000 टेस्ट अवेलेबल यहाँ कराए गए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसमें भाग लीजिए और चीज़ों को वहाँ से लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो अंडरलाइन पीडीएफ होता है दैनिक जागरण का, और भी बहुत से सेगमेंट आप लोग को वहाँ कराए जाते हैं, क्विज कराए जाते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम और जो भी विभिन्न लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोग को अवेलेबल है। तो आप लोग सुविधानुसार चीज़ों को यूज कर सकते हैं और युक्ति आईएएस का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ के रूप में देखिए, कल पानीपत में थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर काला जादू के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में एक टिप्पणी की गई है। तो ये राजनीतिक टिप्पणी है, पर उसके इतर बहुत से न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है पीटी ओरिएंट, जैसे उस पर हम लोग नज़र बना सकते हैं। जैसे कल मैं पिछले कितने दिनों से लगभग 2-3-4 न्यूज़ को कवर किया, जिसमें मुफ्त रेवड़ियाँ की चर्चा बार बार हो रही। इस बार आप लोग मान के चलिए मेंस और इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न जरूर होगा, क्योंकि जब तक यह इसके संबंध में ठोस निर्णय नहीं आ जाता है, ठोस कोई दिशा निर्देश नहीं हो जाता, तब तक ये चर्चा में रहेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई भी है, तो आज बहुत सी चीज़ सामने उभर कर आएंगे। तो यह जब तक नहीं होता है समाप्त मामला, तब तक यह आप लोगों के लिए मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिकों में शामिल रहेगा, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। साथ ही साथ पीटी ओरिएंट में आप लोग देख सकते हैं पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और 900 करोड़ रुपये का दूसरे बायोफ्यूल प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो यह पीटी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इससे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। इसकी लागत कितना, लगभग 50,000 करोड़ रुपये की बचत किया गया है। इस जो एथेनॉल मिलाने की परंपरा से जो विकसित हुई है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं तेल मिश्रण, उसमें लगभग 7-8 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई, विदेशी मुद्रा का बचत हुआ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कर सकते हैं। कहीं भी इनपुट होगा, कहीं भी प्रश्न पूछे पीटी के तौर पर, तो आप लोग इसे ज़रूर, आप लोग से छूटे नहीं। कल देखिए बिहार में उथल-पुथल, जो राजनीतिक उथल-पुथल रही, उसमें कल माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर और जो तेजस्वी जी हैं वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। तो चीज़ें देखिए, कल मैंने इस पर चर्चा भी किया था, इस प्रकार के महाराष्ट्र और बिहार का संदर्भ लेते हुए कि राजनीतिक नैतिकता के आधार पर बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आती है। तो मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट से तो वो कवर हो गया। तो आज के न्यूज़ में आप लोगों को पीटी ओरिएंट चीज़ों को कवर करना है। देखिए राजनीतिक बाजी जो होती है वो दोनों पक्ष से होगा। अगर कोई एक पक्ष से टूट कर कोई दूसरे पक्ष में जाता है तो जो पहले से है तो सारी चीज़ें खराब लगता है। जैसे मान लीजिए राजद ही पहले जदयू के कार्यशैली पर प्रश्न उठाती थी, भाजपा के कार्यशैली पर प्रश्न उठाती थी, और भाजपा जदयू के कार्यशैली का समर्थन करता था। पर वर्तमान में अब स्थिति उलट होगी। तो ये राजनीतिक
दाव पे चलते रहते हैं, तो ये इस पर ध्यान नहीं देने की बात है। बस यहाँ से सीखने की बात यह है कि राजनीतिक अस्पष्टता कितनी नेताओं में हो, कितनी भी तू मैं क्यों नहीं कर ले, सब एक ही पैरेलल खड़े रहते हैं, कब किन की ज़रूरत हो जाए। इसलिए आम लोगों को, आम अभ्यर्थियों को, सभी लोगों को इनसे बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि अतिवादिता में न बढ़कर केवल कार्य और उसके जो अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए सभी के साथ सहयोग की स्थिति बनाए रखनी चाहिए और एक विकल्प जरूर खुली रखनी चाहिए जिससे संभावनाएं बनाई जा सके। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है, तो आप लोग सीख सकते हैं इससे। बाकी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे, पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण पीटी या मेंस ओरिएंट इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक यह है, आप लोग को यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, वो प्रारंभिक परीक्षा में हो या मेंस में या इंटरव्यू में, यहाँ से जरूर देखने को मिल जाएगा। देश का 49 प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ललित 27 अगस्त को लेंगे शपथ। इनका मोहर लग चुका है, द्रौपदी मुर्मू जी माननीय जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा मोहर हस्ताक्षर कर दिया गया है। और यह जो वर्तमान जस्टिस है एन.वी. रमना, उनका कार्यकाल 26 अगस्त को समाप्त होगा। तो ये सब पीटी फैक्ट है और इसके मेन हम लोग आएंगे अभी। जस्ट याद रखिएगा, इनका 74 दिन का कार्यकाल होगा जस्टिस ललित का, तो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु सीमा 65 वर्ष और सभी हाई कोर्ट के जज जिनका 62 साल उम्र होता है उनके की सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो यह टर्म है, इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। दो चीज़ें और भी याद रखना है, जस्टिस ललित दूसरे ऐसे वकील होंगे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर नियुक्ति होती है, उसके बाद प्रधान न्यायाधीश बनते हैं। इससे पहले एस.एम. सिकरी जो थे देश के, वो 13वें जो प्रधान न्यायाधीश बने थे, उनकी भी नियुक्ति इसी प्रकार, पहले वो हाई सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति होती है डायरेक्ट वकील से, और उसके बाद वो वरिष्ठता के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट के यानी इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये सब पीटी फैक्ट है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ें हैं जो उसे कवर करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में चर्चा बार बार आएगी। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ों को, कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम प्रक्रिया कैसे आई है, बहुत सी चीज़ों पर कवरअप किया था न्यूज़ को, तो आप लोग उस लास्ट वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और ग्रुप में आप लोग को 1 से लेकर जैसे जैसे डेट बढ़ता है उससे तरह टॉपिक अपडेट कर दिया जाता है। तो उस टॉपिक को देखकर किस तारीख को यह टॉपिक कवर किया गया है, तो उससे आप सहायता लेकर चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत के शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है सर्वोच्च न्यायालय भारत का, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 47 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक यह प्रश्न पूछा भी जाता है, पीटी में कितनी बार ही पूछा गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया है, इसलिए एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है। हालांकि देखिए, इसके अलग अलग स्वरूप, इसके लिए संसदीय शासन व्यवस्था के अलग लक्षण और विशेषताएं होती है, वैसे संघात्मक शासन व्यवस्था के अलग लक्षण और विशेषताएं होती है। उसी विशेषताओं में एक विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, और स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रणाली की एक मुख्य विशेषता होती है, जिसमें अमेरिका में यह स्थिति देखने को मिलती है कि वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे सर्वोच्च है। पर भारत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो इसी के साथ भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो स्वतंत्र रूप से है, न कि सर्वोच्च की स्थिति में। ध्यान रखिए, सर्वोच्च नहीं है, उसे भी कोऑर्डिनेट करने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित है।
तो यहाँ पर सर्वोच्च न होकर स्वतंत्र है। स्वतंत्र सभी तंत्रों से अलग यह है, जैसे न्याय विधायिका और कार्यपालिका अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो स्वतंत्र स्थिति दी गई है। और सर्वोच्च का अर्थ है मतलब यह है कि अपने निर्णयों में वह सर्वोच्च है, ना कि वो सभी संस्थाओं में सर्वोच्च इसे मान सकते हैं आप। उस सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप, तो चीज़ों को ऐसे समझने की जरूरत है। शब्द को थोड़ा सा दिग्भ्रमित किया जाता है, तो दिग्भ्रमित नहीं होना है शब्दों के साथ। प्रश्न यहाँ इंटरव्यू में आपसे कितनी बार ही पूछा जा सकता है इस रूप से, क्या भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है? तो आप इस शब्द के साथ जाते हैं तो आप जरूर इसका आंसर बोलिएगा सर्वोच्च है, पर वो सर्वोच्च न होकर स्वतंत्र की स्थिति कायम किए हुए है। सर्वोच्च कहने का अर्थ है सभी संस्थाओं में सर्वोच्च होना, न कि अपने निर्णयों में सर्वोच्च होना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, या आप जब से प्रश्न पूछा जाए तो शब्दों को ध्यान में रखिएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो अनुच्छेद 124 के तहत होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय कुछ न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय में होगा तो उच्च न्यायालय में अलग स्थिति हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ के जगह मुख्य न्यायाधीश लिखिएगा, ध्यान रखिए, कुछ एरर हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह के अवश्य लीगी। 124 के अनुच्छेद में यह कहा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं पीटी फैक्ट, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नोट, याद रखिएगा। यहाँ पर नोट क्या है? संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई अगर प्रश्न पूछे आप लोगों से कि प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की, तो प्रावधान कोई नहीं है, ये प्रक्रिया को बताया गया है। प्रक्रिया किस रूप से है फॉलो की जाएगी, किस आधार पर राष्ट्रपति के पास नियुक्ति का आधार जाएगा, पर एक प्रोप्रेट होता, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान है, उसी प्रकार बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, संस्थाओं के सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति जैसे आपको उसके प्रावधान है। पर यहाँ पर प्रक्रिया अपनाएगी और प्रक्रिया कोलेजियम से उभर कर सामने आती है और भी बेहतर तरीके से। उससे पहले जो वरिष्ठ होते थे उसी को पैरेलल आपको भेज दिया जाता था। पहले कॉलेजियम में समूह जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 लोग और होंगे, जो वरिष्ठतम सर्वोच्च जो पैनल होते थे, जो वो व्यवस्था 1993 के बाद से उभर कर सामने आई है। तो ये सब चीज़ें उभर कर आई और ये वर्तमान रूप से कॉलेजियम ही सारे नियुक्तियों को देखता है, कार्य करता है। 2 अपवाद स्वरूप हम देख सकते हैं। वर्ष 1973 में जस्टिस एन रे और 1977 में जस्टिस MU बेग की वरिष्ठता को क्रम को नज़रअंदाज करते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। बस 2 अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जो नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की, उसमें कॉलेजियम वर्तमान में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा। हालांकि इस पर भी बहुत से प्रश्न उभर कर सामने आए, जिस पर लास्ट वीडियो जो था कॉलेजियम का, जिस पर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कवर किया गया, उसमें आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं कि क्या इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कॉलेजियम के संबंध में। देखिए नेक्स्ट, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किए जाने निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे उसे भारत का पहला तो नागरिक होगा, कम से कम उसे 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर में से एक से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश पद पर होना चाहिए। या देखिए या का शब्द है, सभी नहीं होना चाहिए, या यहाँ शब्द दिया गया, कोई एक होगा, एक इसको छोड़कर भारत के नागरिक के अतिरिक्त कोई एक होगा तो वो न्यायाधीश पद पर बने रहने का, मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने का पात्रता धारण करता है। साथ ही साथ उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक में से अधिक न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। या तो क्या न्यायाधीश होना चाहिए 5 वर्षों तक, या 10 वर्षों तक न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी भी होना चाहिए इसके संदर्भ में। अगर ये दोनों योग्यता नहीं है, पर कोई ऐसा वकील है जो इस रूप से भी काम कर रहा है, जो इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी के रूप में कार्य करता है, तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने
विवेक के अनुसार कर सकता है, पर ऐसी स्थिति अभी तक नहीं उभरी है, पर बाकी जो स्थितियां वो देखने को मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस में पूछा गया है कि न्यूनतम अधिकार आयु निर्धारित की गई है, तो ध्यान रखिएगा, कोटेशन के रूप में प्रश्न पूछा गया था। न्यायाधीशों के कार्यकाल का था टर्नओवर क्या होता है भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं है, ध्यान रखिएगा, कार्यकाल तय नहीं है। इस संबंध में कार्यकाल कहने का मतलब कितने टर्न ओवर तक रहेंगे, 5 साल, 6 साल, 10 साल, यह नहीं है, यह उनकी वरिष्ठतम आयु तक निर्धारित है। तो कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ध्यान रखिए, शब्दों पर जाइएगा, शब्द आपको सफल बनाते हैं, शब्द ही असफल बनाते हैं, तो इसलिए शब्द के साथ बने रहिएगा। इनके लिए 3 प्रावधान किए गए, क्या है वो 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकते हैं। अगर मान लीजिए 74 दिन तक अब ललित जी रहेंगे तो इसका मतलब है कि इनकी आयु 65 वर्ष पूरा हो जाएगा, नहीं तो न्यूनतम आप जब भी वो चीज़ों को देखने को मिल सकता है। अगर वरिष्ठतम के तौर पर किसी का 10 वर्ष आयु रहेगा, मान के चलिए, वरिष्ठतम तो इतना होगा नहीं, अमूमन 2 से 3 साल अधिकतम देखने को मिला है, पर मान लीजिए किसी का वरिष्ठतम, सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति ऐसी हो गई जिसमें वरिष्ठतम जो होंगे उनका कार्यकाल 10 साल होगा, तो 10 साल तक भी नियुक्त हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो जब तक उनकी 65 वर्ष नहीं हो जाएगी आयु, तब तक उन्हें पदमुक्त नहीं किया जाता, नहीं उनकी समाप्ति नहीं होगी। उससे पूर्व महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपना के उससे पदमुक्त किया जा सकता है, तो उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएँ की गई है। उसके मामले में वो किसी प्रश्न को उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्थाओं द्वारा निर्धारण करेगी कि वह इस संदर्भ में है या योग्य है या नहीं। इसके साथ साथ वह क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। एक तो 65 वर्ष के संदर्भ में आयु होगा, अगर संसद और भी आयु बढ़ाएगी तो उसके आधार पर अगर मान लीजिए 70 करेगी तो 70 भी हो सकता है, पर संसद ही निर्धारित करेगी इसके संदर्भ में। इसका दूसरा है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है। तीसरा है कि संसद की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जाए। तो 3 व्यवस्थाएं देखने को मिलती है उनके टर्म ओवर को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर। तो पहला क्या है, पहला 65 वर्ष, दूसरा त्यागपत्र, तीसरा महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाकर। तो न्यायाधीशों को अपदस्थ करना क्या है या हटाना, तो देखिए राष्ट्रपति के आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। और देखिए राष्ट्रपति को हटाने का आदेश तभी जारी हो सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया जाए। अर्थात जो मान लीजिए अभी मानसून सत्र चल रहा था, तो जो उस संसद सत्र में ही ऐसा संबोधन आए और उसमें पारित भी हो जाए बहुमत के साथ, तो आपको यह मान्य होगा, नहीं तो यह अगले सत्र तक नहीं जाएगा, अमान्य हो जाता है, प्रक्रिया अपनाई नहीं जा सकती है। इस आदेश के लिए क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत कहने का अर्थ है कि सदन में कुल सदस्यता की बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3, यह विशेष बहुमत की प्रक्रिया है। जैसे बहुत से ऐसे विधेयक अधिनियम बनते हैं, विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ें अपनाई जाती है। इसे हटाने का आधार केवल दुर्व्यवहार और अक्षमता है, दुर्व्यवहार और संविधान का उल्लंघन, यह भी मान सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इन संदर्भ में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंध में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में इसका उल्लेख जो है, यानी जो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी, संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5 और 217 और 218, 161 और 124, 61 राष्ट्रपति के संदर्भ में है जो प्रक्रिया अपनाता है, साथ में 124 4 में महाभियोग की प्रक्रिया है, 217 में उच्च न्यायालय और 200 ये भी आपको उच्च न्यायालय से संबंधित है। 217-18 अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।
जबकि न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1991-93 और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा 2017-18 महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुआ, इनके संबंध में लाया गया था पर पारित नहीं हुआ। ये की फैक्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में जब भी प्रश्न इससे संबंध पूछे तो आप लोग को ये सबको कवर अप करना है ताकि आपका आंसर स्टैंडर्ड हो। चीज़ों को और भी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होगी तो उस पर न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही 1000 जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर उसको जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा मदद कीजिए। लगातार हम लोग प्रयास करें अपने स्तर पर, आप लोग भी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, कोऑपरेट कीजिए और जितने भी सर्किल है वहाँ पर सर्कुलेट कीजिए ताकि और भी इम्प्रूव होकर हम लोग उभर कर सामने आए। क्योंकि जितनी क्षमता के साथ हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं उसका प्रतिफल धीरे धीरे मिल रहा है, तो ज़रूरी है कि आप लोग का सहयोग जरूरी है, मिलना चाहिए। देखिए कार्टून आज जरूर देखिएगा, यहाँ बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर जल्दी आप लोग को नहीं कवर करता हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ों को दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए, पर इस पिक्चर को जरूर देखिएगा, कार्टून को, कि इसमें बहुत सी चीज़ें छिपाई गई है। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए, देखिए राजनीतिक बयान नहीं है, स्पष्ट रूप से कही जा रही है। बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में बिहार के नीतीश कुमार ही बने रहना चाहते हैं। वो अपनी कुर्सी को किसी भी हद तक नहीं छोड़ सकते हैं और वो विभिन्न बेड़ियों में जकड़ कर भी इस पद पर बने रहना चाहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है लोकतंत्र के लिए। ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति विशेष में पद के प्रति मोह बढ़ जाता है, वो किसी भी स्तर पर जाकर उस पद पर बना रहना चाहता है, तो यह स्थिति लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। तो ये कार्टून के माध्यम से ये बताया गया है और बहुत से राजनीतिक विश्लेषक इसे भी मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप पार्टी भावना मत बहिएगा, आप एस्पिरेंट हैं, चीज़ों को न्यूट्रल होकर सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 24 को बिहार में विधानसभा का बहुमत सिद्ध होगा, तो और 25 अगस्त को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इन सब चीज़ों पर डाटा पर नज़र रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए एक न्यूज़ यहाँ पर शरद पवार जी के जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रांगपा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक बात की गई है। साथ में जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनके द्वारा एक बात कही गई थी, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है भाजपा। तो क्या यह संभव है? संभव है। अब जैसे भारत जैसी लोकतांत्रिक विरासत में इस प्रकार के जहाँ हर कोष पर भाषा शैली बदल जाती है, जहाँ पर लोगों का विचार, आदान प्रदान, रहन सहन सभी बदल जाता है, इतनी विविधता में क्या इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों की संभावना जो है समाप्त हो जाएगी, यह प्रश्न है। पर मेरे इसके लिए राजनीतिकरण अलग मुद्दा है, पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा जो स्थिति है वो कभी नहीं आएगा, किसी भी स्तर पर नहीं। दबाव समूह जो भारत में है, दबाव समूह कॉन्सेप्ट है, वो इतनी भारत में जड़ें जमाई हुई है जिसको एक केंद्रीय या राष्ट्रीय पार्टी कभी समाप्त नहीं कर पाएगी। कोई भी पार्टी रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो उभर कर सामने आएगी, तो उसे समाप्त करने के लिए उसे एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। यहाँ पर एक राष्ट्रपति शासन जब लाया जाएगा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, तो भी जाके यहाँ समाप्त नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति है। पर राजनीतिक बयान, राजनीतिक अवसरवादिता के संदर्भ में सब शब्दों का तीर छोड़ा जाता है ताकि लोग मेन मीडिया में बने रहें। तो इसलिए इस पर देखिए दबाव समूह के संदर्भ में हम लोग एक बार विशेष चर्चा करेंगे, जब इस पर और एक दो न्यूज़ आ जाने दीजिए, उस पर दबाव समूह पर हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। और क्षेत्रीय दल के संदर्भ में क्या है दबाव समूह, क्षेत्रीय दल क्या दबाव समूह के रूप में कार्य करता है या दबाव समूह क्षेत्रीय दल के रूप में कार्य करता है, इस पर हम विशेष रूप से परिचर्चा कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों को कवर रखा जाए। वर्तमान बस इतना समझा जाए, ऐसी स्थिति नहीं होगी क्योंकि भारत की जड़ें इतनी मजबूत है, लोकतांत्रिक जड़ें, जो इन सब छोटी बयानबाजियों से समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर हर बच्चा राजनीतिज्ञ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूज़ कवर करना आप लोगों को। देखिए ये न्यूज़ बहुत ही
महत्वपूर्ण है। 2 पीटी फैक्ट से पहले इसको देख लेते हैं। पशुओं में लंपी रोग रोकथाम के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसके लिए कार्य कर रही है। यह जो लंपी रोग है वो किन किन राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हजारों मवेशियों को चपेट में ले लिया, जिसके इसका लक्षण होता है कि शरीर में बहुत जगह फुंसी हो जाता है, गांठें आ जाती है, साथ में पशुओं को तेज बुखार हो जाता है और दर्द होता है, बहुत छटपटाती है, साथ ही प्रजनन क्षमता होता है, दूध देने की क्षमता में समाप्त हो जाता है, पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक है मवेशियों के लिए। आंकड़े कुछ दिए गए हैं, इसे जरूर देख सकते हैं। पर पहला लक्षण आपको उड़ीसा में दिखा था, उसके बाद 2019 में झारखंड में आया। तो इस तरह प्रश्न आपको पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। यह लिम्पी जो रोग है रोकथाम किस से संबंधित है, मनुष्य से, जानवरों से या पक्षियों से? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके कहाँ पहले लक्षण मिले ये भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है, तो इसे कवर कीजिएगा। देखिए अब नया कार्बोवैक्स भी लगा सकते हैं एक सतर्कता डोज के रूप में, तो इसे मंजूरी दी गई है। तो ये कितने वर्षों तक लगाया जा रहा था पहले? देखिए 14 से 12 वर्ष के लिए लगाया जाता, पर 18 वर्ष तक भी आयु के अब लोग इसे लगा सकते हैं। ये भी आप लोग कब जोड़ लीजिएगा आपको कोरोना वैक्सीन के नए नामों में। जो भी पहले चल रहा है कोविशील्ड, बहुत से और भी हैं, फाइज़र है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं चीज़ों को आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आज इन्हें अवधेश कुमार बहुत ही बड़े राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। तो सुविधाजनक राजनीति का नया अध्याय के रूप में इस बिहार के जो उथल-पुथल हुआ उसे देखते हैं। तो इनके आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा ताकि चीज़ों को समझ विकसित हो कि राजनीति की दिशा किस ओर बढ़ रही है। भारत में राजनीतिक दिशा वो महाराष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए या बिहार के संदर्भ में देखा जाए, भारतीय राजनीति कितनी अवसरवादी स्वरूप को धारण कर रही है, इसे जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये लेख आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये भी एक लेख है, तो आप लोग को समय मिले तो जरूर इसे पढ़िएगा। विभाजन की विषा से जुड़े अनसुलझे प्रश्न, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अनसुलझे रह गए हैं, तो उन पर एक लेख आया है, तो जरूर इसे आप लोग टाइम मिले तो देख लीजिएगा ताकि और भी चीज़ें आप लोग ज्ञान की सीमा है वो बढ़े। नेक्स्ट है, देखिए यह आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आरबीआई जो ऐप लोन है उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी करती है। कमेटी बनी थी जिस पर उसने बैंकों और ग्राहकों के बीच कर्ज दिलाने अहम भूमिका निभाने वाले लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर जो एलएसपी ग्राहकों की जानकारी लेने, आवेदन लेने, कर्ज की राशि आवंटित करने, कर्ज वसूली आदि राशि भारित जो दी गई है उसको सीमित किया है। और आरबीआई अब इस रूप से कोऑर्डिनेट करेगी और जो इंटरेस्ट होगा या किसी रूप का शुल्क लिया जाएगा वो इन प्लेयर्स को, ऐप प्लेयर्स को आरबीआई भुगतान करेगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है आरबीआई का। इससे रिलेटेड न्यूज़ आप लोग कवर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों के 1.16 लाख करोड़ रुपये का जो राज्यों का कर हस्तांतरण वो पैकेज हस्तांतरित की, जिसमें 1,16,665.75 करोड़ रुपये का राशि आवंटित किया गया, जारी किया गया, और जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 20,000 करोड़ 20,928 करोड़ और उसके बाद बिहार 11,734.22 करोड़ रुपये का हस्तांतरण कर हस्तांतरण किया गया। उसी तरह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आप लोग जिस जिस स्टेट से हैं तो सारे डाटा को याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। एक और बेहतर खबर आप हम लोगों के लिए कि एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है भारत, जिसमें जो मॉर्गन जो रेटिंग एजेंसी है उसने अनुमान लगाया है कि भारत जो 22 देश में है एशिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। इसके लिए वो 7% का विकास दर तय किया है कि इस बार 7% का औसतन विकास दर होगा। तो यह जो मॉर्गन स्टैनली का अर्थव्यवस्था है रेटिंग, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रैंकिंग है। तो ये सब जब भी आते हैं तो प्रश्न यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसे आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। देखिए एक और न्यूज़ है जिसे आप लोग को समझना चाहिए। भारत की जो
विश्व अंतर्राष्ट्रीय महत्ता कितनी बढ़ गई है कि कोई देश जो मेक्सिको देश है जिसके राष्ट्रपति एंडस मैनुअल है लापेज, उनका मानना है कि विश्व में अगर शांति बनाना है तो उसके लिए 3 व्यक्तियों को एक आयोग बनाया जाए, एक ऐसा आयोग जिसमें 3 व्यक्ति शामिल है, जिसमें नरेंद्र मोदी एक लौते राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, फिर पोप फ्रांसिस जो पॉप है सर्वोच्च धर्म गुरु ईसाइयों के, और साथ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उनको तीनों को मिलाकर विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। अरे यह एक बार नहीं 2 मंचों पर मेक्सिको के राष्ट्रपति के द्वारा यह बयान दिया गया है। तो भारत एक अलग स्टेटस ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय महत्ता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जिसमें भारत लगभग हर देश के साथ न्यूट्रल व्यवहार करता है। इसलिए भारत की ऐसी स्थिति उभर कर सामने आई है और हालिया दिनों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ा है। तो इसके संदर्भ में अमेरिका और जो रूस का जो दोनों देशों के साथ संबंध है भारत का, उसके वो ध्यान में ही रखकर राष्ट्रपति जो है मेक्सिको के मैनुअल लॉपेज उनके द्वारा यह बात की गई है। तो बहुत ही बेहतर सुखद न्यूज़ यह है कि भारत इस दिशा में एक बेहतर स्थिति को कायम किए हुए और बहुत जल्द इस दिशा में भारत एक अलग राष्ट्र अलग छवि बनाकर उभरेगा। हमारे भी ऐसी कामना है। तो ये सब देखिए कहीं पूछेगा नहीं आप लोग से एग्ज़ाम में, कहीं एग्ज़ाम ना पीटी में होगा, ना मेंस में होगा, ना इंटरव्यू में होगा। इंटरव्यू में जब वो दौर होगा उस दौरान अगर इसे चर्चा होगी तो जाके प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू जब आप लोग का होगा। पर ध्यान रखिएगा इस प्रकार के जब भी घटना होती है तो आपको यह दिशा आपके मेंस आंसर राइटिंग में ये चीज़ उभर कर सामने आ जाता है कि भारत जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये सब चीज़ें पुट कर सकते हैं कि भारत किस रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्ता अपना बढ़ाया है। तो आप लोग इस दृष्टि से इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में इसका यूज़ किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। स्पोर्ट में बहुत सी चीज़ें हो रही है, उसको देख लीजिए, कवर कर लीजिएगा। देखिए ये आर्टिकल आप लोग आज जरूर पढ़िएगा। स्वाधीनता की राह की तकनीक के साथ बहुत से तकनीकी विकास जो हुआ भारत में 75 वर्षों में, उस पर नज़र दी गई है। सभी को अंडरलाइन कर दिया गया है। चीज़ें पहले भी बहुत बार बताई गई है, जिसमें चंद्रयान, मंगलयान सभी पर चर्चा किया गया है। साथ ही अनुसंधान जो इसरो है उसकी उपलब्धि बताई गई है, DRDO की उपलब्धि बताई गई है। साथ में अटलांटिक पर जो मैत्री और जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं भारतीय, और उससे पहले जो हम लोग का गया था अटलांटिक में मिशन, उससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ दी गई है। तो ये सब चीज़ों को कवर करते चलना है ताकि एग्ज़ाम में आए पीटी फैक्ट जब भी प्रश्न पूछा जाए तो उस सब आप लोग से गलती नहीं हो। और यही सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए आपका देश का अपना GPS नाविक सिस्टम भी डेवलप किया गया, उसकी उपलब्धि बताई गई है। यह आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पेज को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा ताकि चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ सके। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की भी उपलब्धि बताई गई है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। इसका जो न्यूज़ कटिंग पेपर है आप लोगों को देखिए 2 जगह अब दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पर भी दिया जाता है, फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है। साथ ही साथ अब यूट्यूब का कम्युनिटी पार्ट है जो प्लेलिस्ट के बगल में होता है और चैनल के बगल में होगा, वहाँ भी पिक्चर अपलोड किया है। तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, उससे वहाँ से भी न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पेज के जो अंडरलाइन न्यूज़ है उसको कवर करके वहाँ अपलोड किया जाता है। तो आप लोग जरूर बने, सारी चीज़ों को आप उपयोग करते रहिए ताकि जो भी चीज़ें आप लोग को युक्ति आयुष दे रहा है केवल एग्जाम ओरिएंट चीज़ें यहाँ बात की जाती है। नो बकवास की कोई आलतू फालतू बातें यहाँ नहीं की जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल दी जाती है जो एग्ज़ाम उपयोगी नहीं होता है। पर आप सूक्ष्म रूप से अवलोकन कीजिएगा सारे मटेरियल पर, तो आप एक राय बना पाइएगा युक्ति आयुष पर जो भी मिल रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंट है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो पूछे जाने की संभावना, उसी पर चर्चा परिचर्चा होती है, उसी को स्टडी मटेरियल के तौर पर शामिल किया जाता है। तो तब आप बने रहिए विश्वास के साथ कि आपका चयन जरूर होगा और लगातार प्रयास करते रहिए और अंतिम जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए तब तक आप
इसे रोकिएगा नहीं और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और ज़रूर अपना बहुमूल्य कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि और भी हम लोग इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ हमारे साथ अंतिम समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर कल नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद,